नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की चर्चा। मैं हूं प्रीति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 के बाद के दौर में दुनिया के लिए करीब करीब हर क्षेत्र में फिर से सीखने, फिर से सोचने और फिर से नया करने का मौका होगा। आईआईटी 2020 ग्लोबल समिट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में कई क्षेत्रों में अत्याधुनिक और नवोन्मेषी कार्य हो रहे हैं और हम सुधार करने, काम करने और बदलाव करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और कोई भी क्षेत्र सुधारों से वंचित नहीं रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2 साल बाद 2022 में भारत आजादी के 75 साल पूरे कर लेगा और इसे अंकित करने के लिए उन्होंने सुझाव भी मांगे। उन्होंने पैन आईआईटी आंदोलन से गिविंग बैक टू इंडिया को लेकर एक उच्च मानदंड स्थापित करने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि देश में सुधारों की वजह से भारत में रोज नए स्पेस टेक स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पैन आईआईटी आंदोलन की सामूहिक ताकत आत्मनिर्भर भारत बनने के सपने को गति दे सकता है। उन्होंने कहा कि आज बड़ी संख्या में आईआईटी के पूर्व छात्र वैश्विक नेतृत्व से जुड़े पदों पर मौजूद हैं। आईआईटीज का नेटवर्क उद्योग जगत, शिक्षा, कला और सरकारों तक फैला हुआ है। प्रधानमंत्री ने भारतीय टेक डायस्पोरा से न्यू वर्ल्ड टेक ऑर्डर यानी हम जिसे कहें कि विश्व और नई तकनीक व्यवस्था से समाधान के लिए बहस, चर्चा और सहयोग करने का आग्रह किया। आज की चर्चा में हम न्यू वर्ल्ड टेक ऑर्डर और इसमें भारत की भागीदारी को लेकर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ 2 खास मेहमान। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं पूर्व राजदूत शीलकांत शर्मा जी और साथ ही हमारे साथ है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ अभिषेक सिंह जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अभिषेक सिंह जी, मैं पहले आपसे शुरुआत करूंगी और चाहूंगी कि जो न्यू वर्ल्ड टेक ऑर्डर यानी विश्व और नई तकनीक व्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री ने संदेश देना चाहा है, उसकी बड़ी बातें क्या रही हैं आपकी नजर में? जी, प्रधानमंत्री जी ने ये कल पैन आईआईटी के जो सम्मेलन होता है जिसमें आईआईटी के दुनिया भर के जितने आईआईटी के अलमनाइज हैं, इनकी जो मीटिंग होती है, इसको जो संबोधित करते हुए कहा, उन्होंने आईआईटीएंस ने जो आईआईटी ब्रांड और भारत की एक पहचान बनाई है एक टेक प्रधान देश में, उसके बारे में हाईलाइट किया और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम जो लीडरशिप न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे वर्ल्ड को दे रहे हैं उसकी भी सराहना की और साथ में ये बताया कि जो आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा सपना है और जो हमारा उद्देश्य है कि हम टेक वर्ल्ड में ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं। अभी तक हमारी सॉफ्टवेयर सर्विसेज सेक्टर में काफ़ी बड़ी पहचान रही है, काफ़ी बड़ा हमने दुनिया का सॉफ्टवेयर सर्विसेज का मार्केट ले रखा है, बट प्रोडक्ट स्पेस में हमको जाना है। हमारे यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं, हमारे यहाँ के जो आईआईटी के अलमनाइज हैं, ये दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं और हर लेवल पे वहाँ पे लीडरशिप प्रदान कर रहे हैं। तो कोई रीज़न नहीं है कि इंडिया में भी हम वो नहीं कर सकते हैं और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और हर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लीडरशिप प्रदान करने के लिए, उसकी दिशा में हम इसमें जरूर जो गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं उससे कामयाब होंगे। और यह जो पैन आईआईटी में कहा, ये प्रेरित करने के लिए कहा कि और भी जो आईआईटी के अलमनाइज हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया के मेंटरशिप प्रदान कर सकते हैं हमारे यहाँ के स्टार्टअप में, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। और जो उन्होंने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और जो रिफॉर्म्स हुए हैं स्पेशली पीएलआई सेक्टर में, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में, और जिससे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया दिया जा रहा है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को इस दिशा में काम हो रहा है। तो इस दिशा में कल का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है और हम सब मिल करके, आई एम ऑल्सो आईआईटी अलमनाई, मैं भी एक आईआईटी का अलम हूँ, तो हमारे जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में चर्चा होती है उसमें भी इसकी बड़ी चर्चा हुई और ये हुआ कि किस तरह से हम प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने में सारे दुनिया भर के आईआईटीज जुड़ सकते हैं और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ग्रोथ इंडिया के जो हम साकार करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है शीलकांत शर्मा जी, जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोविड-19 के बाद के दौर में दुनिया के लिए करीब करीब हर क्षेत्र में फिर से सीखने, फिर से सोचने और फिर से एक तरह से नया करने का मौका होगा। इस मौके के लिए दुनिया के मुकाबले जो भारत है उसको आप कहाँ खड़ा देखते हैं फिलहाल? देखिए, पैंडेमिक के दौरान और इसके बाद जो चुनौतियां आई हैं उनका सामना करने में भारत अभी तक काफ़ी सक्षम रहा है और भारत की ये सक्षमता एक इसका बड़ा हिस्सा हमारी जो तकनीक और टेक्नोलॉजी है उसके प्रति जो एक कटिबद्ध होके काम करने की आदत है, जो एक ढंग बन गया है, वो भी है। तो ये चुनौती ऐसी है कि हर चीज को फिर से नया देखना पड़ेगा। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि नई थिंकिंग, मतलब नया सोच और नया इनोवेशन, ये पूरा जो करना पड़ेगा, न्यू नॉर्मल जो करना पड़ेगा,
उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। और जो हमारी अभी की जो व्यवस्था है, तकनीकी की व्यवस्था जो है, वो इसको अच्छी तरह से स्वीकार कर सकती है। क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो 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 ह्यूमन रिसोर्स है, मैन पावर जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो निरंतर बढ़ता जाता है। और उसमें जो तकनीकी का ह्यूमन रिसोर्स है, उसके निरंतर बढ़ाने में और उसके अपग्रेडिंग में, अपस्केलिंग में जो रोल IITs का रहा है, वो इस समय बड़ा इस संदर्भ में बहुत ही सटीक है। तो जो पैन IIT के में उन्होंने जो उद्बोधन दिया, उसमें उन्होंने यही कहा कि IIT के जो छात्र हैं और IIT के जो पुराने छात्र हैं और जो नए हैं, सब मिलके एक आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाएं। तो जो आत्मनिर्भर भारत की कल्पना है और जो उसका जो विजन है, उसका जो प्लान है, उसको कार्यान्वित करने के लिए पैंडेमिक के बाद जो चुनौतियां हैं, उनका एक एक करके हमको सामना करना पड़ेगा। पूरी सोच बदलनी पड़ेगी। देखिए, बातचीत जैसा विचार विमर्श है, उसके लिए अचानक हमने देखा कि फिजिकल साथ में बैठना जरूरी नहीं है। हम टेलीविजन के जरिए और वर्चुअल मीटिंग्स के जरिए उसी सख्तता से बातचीत कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अचानक हमने देखा कि इन 8-10 महीनों में जो ऑनलाइन लर्निंग है, वो कितनी तरह से उसने आगे बढ़ी है, लीप्स एंड बाउंड्स के साथ। और इन सब में भारत सक्षम रहा है। जो अचानक सारे स्कूल जो है ऑनलाइन टीचिंग में आ गए हैं, हमारे कॉलेजेस में हम सब हो गया है। तो ये जो भारत की एक क्षमता है कि नई चीज को एडजस्ट करने की, और हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे जो लोग हैं, जो छात्र हैं, जो यंग युवा है, वो जितनी तेजी से और जितनी कुशलता से इनसे एडजस्ट करता है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, एक हमारी विशेषता है। और तो इसलिए मैं कहूँगा कि जो नई तकनीकी वैश्विक व्यवस्था है, जो पैंडेमिक के बाद आएगी और जो आ रही है, उसके लिए भारत अच्छी तरह से तैयार है। और हमें इस तैयारी को निरंतर मजबूत करना चाहिए। इसको मजबूत करने के लिए हमारे पास हैं काफी संसाधन हैं, और इन संसाधनों को हमें परिमार्जित करना चाहिए, संवर्धित करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। अब देखिए, जैसे IIT का ही है, कभी 10 लाख बच्चे इसके इम्तिहान देते हैं टेस्ट के लिए, और 10 लाख में जितने सिलेक्ट हो जाते हैं वो तो हैं ही हैं, पर जो नहीं होते वो भी 1-2 मार्क, 4 मार्क, 10 मार्क से पीछे रहते हैं। तो उनकी खूबियां, उनकी जो प्रतिभा है, वो किसी भी उससे कम नहीं है। तो एक देश जो हर साल 10 लाख लोगों को इस तरह से प्रोजेक्ट करता है, जो कि तैयार है इस तरह की चुनौतियों को झेलने के लिए, तो वो देश में रह जाएं, बाहर चले जाएं, हर रूप से वो सेवा तो देश की ही करते हैं। जो हमारे पैन IIT के लोग हैं, जो अमेरिका में हैं पिछले 50 सालों से, वो उनका जो योगदान हमारे देश के लिए है, वो भी बहुत, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि उसका कैलकुलेशन, उन्होंने कहा कि उसका परिमाण बहुत ज्यादा है, किसी देश की GDP के बराबर है, जो उन्होंने योगदान दिया हमारे पैन IIT के लोगों ने दिया है। तो ये सब एक बहुमुखी प्रगति का और एक बहुमुखी प्रगति का एक परिचायक है। तरह तरह की डाइवर्सिटी को झेलते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें ठीक है। अभिषेक सिंह जी, जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जो कोविड-19 का चुनौतीपूर्ण समय है, इस समय में भारत में रिकॉर्ड निवेश हुआ, और इस निवेश का जो ज्यादातर हिस्सा है वो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आया है। उन्होंने कहा कि ये साफ है कि दुनिया हमें भरोसेमंद और उभरते हुए भागीदार के तौर पर देख रही है। हम भारत की बात करें तो दुनिया का 75% डिजिटल टैलेंट हमारे पास मौजूद है, लेकिन जैसा आपने भी कहा कि हमें मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट पर ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि भारत इस मौके के लिए कितना तैयार है आपकी नजर में? देखिए, जैसा कि आपने बताया और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने ये दुनिया को सिद्ध कर दिया है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत पूरी दुनिया को एक लीडरशिप दे सकता है। और हमारे देश में जो प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं और हमारे देश में जो सक्सेसफुल
हेल्थ केयर के लिए या एग्रीकल्चर के लिए या एजुकेशन के लिए जो इनोवेशन होता है, वो प्रोडक्ट जो अगर भारत में चल जाते हैं वो दुनिया में कहीं भी चल सकते हैं। और अगर हम पिछले 5-6 वर्षों का अपना इतिहास देखें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो जैसे यूनिक आईडी प्रोजेक्ट, यूआईडी प्रोजेक्ट जो हमने किया, जिसमें लगभग 130 करोड़ लोगों को एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया गया बायोमेट्रिक्स के बेस पे। इस तरह का डेटाबेस, इस तरह का टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में किसी और देश के पास नहीं है। अगर हम देखें यूपीआई का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जिसके तहत हम छोटे से छोटे अमाउंट किसी भी बैंक से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मोबाइल के माध्यम से ट्रांसफर कर पाते हैं, इस तरह का यूनिफॉर्म स्टेबल पेमेंट सिस्टम किसी भी देश के पास में नहीं है, अमेरिका के पास में नहीं है। बल्कि अमेरिका के जो टेक्नोलॉजी देखने वाले लोग हैं वो हमसे पूछ रहे हैं क्या उनके यहाँ भी हम इसकी मदद कर सकते हैं उसको देने में। जो हमारे डिजिटल इंडिया के अंतर्गत जो डिजी लॉकर वाला प्रोजेक्ट हुआ है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स का इंटरचेंज हो जाता है बड़े आसानी से बगैर किसी पेपर डॉक्यूमेंट्स को लगाए हुए। जो हमारा आरोग्य सेतु ऐप कोविड के लिए बनाया गया, मात्र 13 दिनों में 50 मिलियन, 5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हुआ, जो कि विश्व में किसी भी ऐप के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और आज भी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है कोविड में, उसमें जो आरोग्य सेतु ऐप है, उसके जितने डाउनलोड, उसके जितने यूजर दुनिया के सभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप को आप मिला लीजिए, उसके बराबर नहीं है। तो हमने दुनिया में समय समय पे ये दिखा रखा है कि हमारे पास वो प्रोग्रेस है, हमारे पास वो स्ट्रेंथ है, हमारे पास वो टेक्निकल मैन पावर है, जिससे हम इस तरह के प्रोडक्ट्स को बनाने में तैयार हो पाते हैं। अभी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ग्लोबल समिट किया था, उसमें भी हमने अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस किया। हमारे यहाँ जो कमी है और जो आवश्यकता है हमारे यहाँ निवेश करने की, वो रिसर्च में और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बनाने में, जैसे सुपर कंप्यूटर्स हैं। अभी सीडैक ने एक हमारा सुपर कंप्यूटर बनाया, सिद्धि, परम सिद्धि, जो कि दुनिया का 53वां सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है। परंतु हमें अभी आने वाले वर्षों में इस दिशा में निवेश करके ये सुनिश्चित करना है कि हमारे पास दुनिया के जो सबसे तेज चलने वाले सुपर कंप्यूटर से हमारे पास उपलब्ध हो। ये हमारे यहाँ के टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप बनाने वाले लोगों को इसमें रिसर्च करने के लिए फैसिलिटीज मिल पाए, और इससे ये लोग और भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना पाएंगे, जो कि पूरी दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्षमता बहुत है, और हमको बस ये सही दिशा में पॉलिसी इंटरवेंशंस लेकर के उस गोल को अचीव करने की आवश्यकता है आज। ठीक है शीलकांत शर्मा जी, जो न्यू वर्ल्ड टेक ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो जाहिर तौर पर रोजगार की जब हम बात करेंगे तो हम देखते हैं कि कुछ लोगों का होता है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, कुछ कहते हैं काफ़ी पॉजिटिव होगा। तो न्यू वर्ल्ड टेक ऑर्डर में और रोजगार को लेकर आप क्या करते हैं, इसका असर किस तरह से हमें दिख सकता है आगे रोजगार पर? रोजगार का जो पूरा परिवेश है वो थोड़ा बदलेगा, और परंतु उसमें जो उसकी जो आवश्यकताएं होंगी, जो डिमांड्स होंगी, वो उसको देखते हुए इससे हमको फायदा ही होगा, क्योंकि जो नए स्किल्स हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी। और हमारे यहाँ जो युवा पीढ़ी है वो नए स्किल्स को सीखने के लिए तत्पर है, प्रशस्त है, और हमने वो सब संस्थान बनाए हुए हैं जहाँ पे कि इस तरह की स्केलिंग अप हो सके। तो ये जो जॉब की जो पूरी दुनिया है उसमें हमारे को डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम लोग उसको ले सकेंगे। अगर आप 30 साल पहले जाइए, जब ये कंप्यूटर का युग शुरू हुआ था, तो बहुत सारे शंका संदेह हमारे थे कि इससे जॉब को क्या होगा, जॉब लॉस होंगे। पर हम लोगों ने जिस तरह से बड़े सहज और अनऑब्ट्रूसिव रूप में उसको एडजस्ट किया कि 10 साल के अंदर हम लोग आईटी के क्षेत्र में काफी सक्षम थे और अपनी योग्यता दिखा रहे थे। और जैसे देखिए रेलवेज में मिलियंस ऑफ रिजर्वेशंस आर डन इन एक, मतलब जो रेल में जो रिजर्वेशन होते हैं कितनी बड़ी संख्या में होते हैं, और वो बहुत सुचारू रूप से चलता रहता है पूरा काम। और जैसा कि अभिषेक सिंह जी ने बताया अभी कि सारे बैंकिंग क्षेत्र में जिस तरह से ये सब हुआ है, और इससे कोई जॉब लॉस नहीं हुआ है। ये हमारे जो बैंक में जो काम करने वाले लोग हैं, इन्होंने ही अपनी योग्यताओं को बढ़ा के ये नए युग के लिए अपने को तैयार करके रखा है। तो ये हमें, अब देखिए जितने भी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें जब हम आगे बढ़ेंगे तो जाहिर है कि उसमें आवश्यकता पड़ेगी रोजगार की, और उस रोजगार का प्रारूप दूसरा हो सकता है, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर एडेड होगा, सब कुछ कंप्यूटर से सुपर मशीनें होंगी, तो उनको चलाने के लिए और उनका संचालन करने के लिए आपको योग्यताएं बढ़ानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम तैयार हैं। हमारे यहाँ जो स्केलिंग अप है
उसकी भी अब प्रोसेस चल रही है। हम देख रहे हैं कि दक्षिण में जो कुछ इंडस्ट्रीज हैं वो अब दिनों दिन इस अवस्था में हैं कि वो अपने को काफी बड़ी संख्या में अपना उत्पाद बढ़ा सकती हैं। तो ये उत्पादन को एक स्केलिंग अप करना, जो कि हमारे जैसे बड़े देश में जिसकी संख्या इतनी ज्यादा है, वहां उत्पादन को स्केलिंग अप करना, एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से बढ़ाना हमारे लिए अनिवार्य है। तो उस चुनौती का जैसे हम सामना करेंगे तो अपने आप रोजगार बढ़ेगा। तो रोजगार के लिए तो हमें तत्पर रहना चाहिए, हमारी नजर बिल्कुल फोकस्ड होनी चाहिए, पर उससे हमारा रोजगार से डरने की जरूरत नहीं है। और जैसे जैसे रोजगार बढ़ेगा हमारी इकोनॉमी में ताकत आएगी, तो और वो एक वर्चुअस साइकिल बनेगा कि एक चीजें एक दूसरे को परस्पर आधार देंगी और बढ़ाएंगी। ये मुझे लगता है। बिल्कुल। अभिषेक सिंह जी, जो प्रधानमंत्री ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि जो गिविंग बैक टू इंडिया है, इसको हमें थोड़ा उच्च मानदंड इसको लेकर स्थापित करना होगा। तो गिविंग बैक टू इंडिया को लेकर जो इंडियन डायस्पोरा है वो कितना तैयार रहेगा, या फिलहाल क्या स्थिति है इसे लेकर? देखिए, ये जो गिविंग बैक टू इंडिया है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जो लगभग सारी आईआईटीज में चलता है। हमें पता होगा कि बहुत सारे आईआईटीज में जो एलम ने जो डोनेशंस दिए हैं, जो कंट्रीब्यूशन किया है, उससे कुछ सारे लैब्स बनी है। आईआईटी खड़गपुर में हमने सुना था विनोद धाम इंस्टीट्यूट ऑफ एक रिसर्च सेंटर बना है। आईआईटी बॉम्बे में एलुमनाई ने कंट्रीब्यूट करके सेंटर्स बनाए हैं। आईआईटी कानपुर में, जो कि मेरा इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी एलुमनाई ने, जो हमारे देश के लोगों ने बाहर जाके अच्छा काम किया है, वो कंट्रीब्यूट करते हैं और सेंटर्स बनाते हैं, सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस। और एक तो होता है इन्वेस्ट करके लैब्स बनाना, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बनाना, दूसरा होता है मेंटरशिप करना और गाइड करना अपने स्टूडेंट्स को। तो वो जो मेंटरशिप और गाइडेंस है और लोगों को सही दिशा देना, वो एक बहुत सहायक सिद्ध होता है। और जो हमारे पास, हमारे देश में बहुत सालों तक 5 आईआईटीज हुआ करते थे, विगत कुछ वर्षों में जो आईआईटीज का एक्सपेंशन हुआ है, हमारे 20 आईआईटीज हो गए हैं। तो जो नए आईआईटीज आए हैं, जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, गांधीनगर का हो या हैदराबाद का हो या जोधपुर का हो या पटना का हो या गुवाहाटी का हो, तो इन आईआईटीज में को भी गाइडेंस करने के लिए जो पुराने 5 आईआईटीज हैं, कानपुर, बॉम्बे, मद्रास, खड़गपुर और दिल्ली, तो इनके जो फैकल्टी है, इनके जो स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने भी इन न्यू आईआईटीज को ग्रूम करने के लिए काफ़ी मेहनत करी और कंट्रीब्यूट किया। जो स्टार्टअप इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लड़के नए ग्रेजुएट होते हैं, और जो हमारे बड़े बड़े स्टार्टअप्स रिसेंटली जो आए हैं, या तो आप जोमेटो को देख लीजिए या फ्लिपकार्ट को देख लीजिए, ये सब आईआईटी के अलम्स नहीं बनाई हैं और यंग लड़कों ने बनाई है। मतलब विद इन देयर जो ग्रेजुएट होने के 10 साल के अंदर इन्होंने इस तरह के निवेश किए और इस तरह के बनाए थे। इसमें जो आईआईटी के एलम जो दुनिया भर में एस्टैब्लिश्ड है, नॉट ओनली अमेरिका, पूरी दुनिया के हर देश में जिन्होंने अपना सिक्का जमा रखा है, ये जब इनको गाइड करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तब हम एक साइकिल ऑफ डेवलपमेंट और साइकिल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं। ये एक जनरेशन आएगी, फिर ये जनरेशन दूसरे को प्रमोट करेगी। और आईआईटी के फैकल्टी में इसके बारे में काफ़ी दिनों से इस पे मंत्रणा चल रही है, और आईआईटी दिल्ली में इसको काफ़ी अच्छे से इंस्टिट्यूलाइज किया गया है, आईआईटी बॉम्बे में किया गया है, आईआईटी मद्रास में किया गया है। तो हर आईआईटी एक एक फील्ड में अपना सेंटर फॉर एक्सीलेंस बना रहा है और इसको प्रमोट करके हमारे एंटरप्रेन्योरशिप, जॉब क्रिएशन और वैल्यू क्रिएशन, तो इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। डिजिटल इकोनॉमी में आज हमारा $1 ट्रिलियन का हमारा उद्देश्य है, और इसको सफल करने में आईआईटीज जो गिविंग बैक के उद्देश्य से, अपने इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, गाइडेंस के माध्यम से, मेंटरशिप के माध्यम से एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आने वाले वर्षों में। ठीक है। शीलकांत शर्मा जी, जो हम जब नई तकनीक व्यवस्था की बात करते हैं, विश्व और नई तकनीक व्यवस्था, उसमें हम चाहेंगे कि जो समाज का हर वर्ग है वो शामिल हो। तो इसे लेकर आप किस तरह की चुनौतियां देखते हैं, और खासकर जब हम भारतीय कंपनियों की बात करें तो कैसे सिर्फ मुनाफे के लिए काम ना करें बल्कि समाज के लिए भी काम हो, खासकर निजी कंपनियों की जो जिम्मेदारी है उसको लेकर क्या चुनौतियां हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? इसके लिए देखिए, ये जो तकनीकी है, नई वैश्विक तकनीक है, इसको अंगीकार करने के लिए, स्वीकार करने के लिए जो कदम हम उठा रहे हैं, वो उनका प्रभाव सब पे होगा। और ये जैसे आईआईटीज की बात कर रहे हैं, तो जो कैटलाइजिंग एक इफेक्ट होता है, वो मतलब उनके कारण न केवल आईआईटी बट एक समाज में एक संचेतना जागृत है। सब लोग इस बात के लिए सचेत हैं और इसकी तरफ उत्सुक हैं। तो और उसको अगर आप ले पूरी समग्रता से,
तो जो समाज की जो व्यवस्था है उसमें निरंतर ऊपर जाने के लिए एक प्रेरणा मिलती है, और उसके लिए एक और जो सक्सेस आती है तो वो डेमोन्स्ट्रेशन, वो ये बात को डेमोन्स्ट्रेट करती है कि देखिए हम लोग सफल हुए, तो दूसरे लोग भी उस तरफ फिर आकर्षित होते हैं। तो ये एक तरह का, जैसे कि अभी कहा, वर्चुअस साइकिल वो आएगा उसमें, और उससे जो समाज की जो जो जहां पीछे रह गए हैं, जहां असमानता है, उसको भी दूर करने में मदद मिलेगी, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं इस तरह की चीजें। और तो एक तरह से प्रेरणा का एक बड़ा भारी प्रवाह समझ लीजिए जो पूरे देश में इस समय हो रहा है, और उसके पीछे ये कैटालिसिस जो है यही है। पहले 5 IIT थे, अब 25 हैं। हाँ। फिर उनके जो एग्जाम्स होते हैं, और फिर जो बाहर से लोग आए हैं उनकी सफलता, फिर दुनिया में दूरी बहुत कम होगी। ये वर्चुअल वर्ल्ड जो है, इसमें हम अपने जो हमारे जो भारतवंशी हैं, जो चाहे अमेरिका में हों या चाहे जापान में हो, चाहे जर्मनी में हो, उनसे उतने दूर नहीं है। हम उनसे उसी समय की उसमें बात कर सकते हैं, उनके साथ विमर्श कर सकते हैं। तो ये पास में आना जो है, इससे भी एक तरह की सिनर्जी बढ़ेगी हमारे देश में, और उस सिनर्जी का लाभ सब तरफ फैलेगा, क्योंकि वो ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ती है, ये किसी के बीच में भेदभाव नहीं करती, ये सबके लिए होती है। तो जैसे जैसे हम, जैसे ऊर्जा है, अब ऊर्जा का, जैसे हम लोग ऊर्जा में सोलर ऊर्जा करेंगे या बिजली का बढ़ाएंगे तो सबको पहुंचाएगी। तो एक तरह का इगैलिटेरियन समाज जो है, उसकी स्थापना के लिए भी ये जो टेक्नोलॉजी है स्वतः इसको बढ़ाती है। और हमें इसको हमेशा एक धनात्मक, रचनात्मक, सकारात्मक रूप से देखना चाहिए कि इनसे हम कितना ले लें और बढ़ाएं। और इसके लिए ये जो एक कैन डू एटीट्यूड होता है, हाँ। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, वो एटीट्यूड IITs में निरंतर पिछले 50-60 सालों से निरंतर रहा है। वहां मैं खुद IIT में था, और आज से 50-60 साल पहले, वहां पे निरंतर कोई बेकार का तामझाम नहीं। आप परीक्षा देनी है, पेन नहीं है, चलो पेंसिल से लिख दो, ठीक है। कपड़ों पे कोई ध्यान नहीं, आप चप्पल पहन के चले आओ। मतलब एक तरह की पूरी इनफॉर्मल, बट जो आपका नॉलेज सोसाइटी है उस पे ध्यान है। तो वो जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो फोकस है, वो जैसे जैसे फैलेगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस फोकस से आगे बढ़ेंगे, तो हम देखते हैं वो चीजें आजकल मिलती हैं। कभी कभी अचानक टेलीविजन में दिख जाते हैं बच्चे। अब जैसे वो 16 साल की बच्ची है जिसको टाइम मैगजीन ने कवर पे लाया है, अब उसको सुन के कितनी प्रेरणा होती होगी, कितने हजार लाखों बच्चों को वो प्रेरणा देती है। एक सितारा जो है, एक स्टार, उसको सबको जगमग कर देता है। तो हमारा देश तो ऐसे ही बढ़ा है हमेशा। जो देश की हमारी प्रगति हुई है, उसमें हमेशा अंधकार में अचानक एक सितारा आता है, उससे लोग प्रभावित होते हैं, प्रेरित होते हैं, और वो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो यानी मैं समझता हूँ कि यही सही एटीट्यूड है। हाँ। और इससे समानता बढ़ते जाएगी अपने आप। इसमें यानी क्षमता बहुत है, जैसे शीलकांत जी भी कह रहे हैं। अभिषेक जी, लास्ट में आपसे यही जानना चाहूंगी कि क्षमता बहुत है, और इस क्षमता का अच्छे से और पूरी तरह से इस्तेमाल हो, ये भी ज़रूरी है। तो आप क्या मानते हैं कि नीतियों और पॉलिसी के लेवल पर कुछ और बदलाव की ज़रूरत है? क्या रास्ता देखते हैं आगे आप? जी, पॉलिसीज तो बड़ी क्लियरली डिफाइंड है सरकार की। आत्मनिर्भर भारत, इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना, और एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो भारत सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है, और उसमें हमारा देश दिन पर दिन प्रगति कर रहा है। इसके अलावा कई बार जो IITians के साथ डिस्कशन होता है, उसमें बस वही चाहते हैं कि एक एश्योरेंस मिले कि जो वो इन्वेस्टमेंट करें, उसकी जो पार्टनरशिप हो किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ, उसको रिसर्च और एकेडमिया को हम कैसे ज्वाइन कर पाएं। तो और हमारे IITs के जो पैन IIT का जो नेटवर्क है, इसकी जो स्ट्रेंथ है कि वो US में जो यूनिवर्सिटीज में एकेडमिया और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप होती है, उसको हम इंडिया में उस मॉडल को कैसे इंक्यूबेट कर पाएं। क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक वो हुआ है कि एकेडमिया में रिसर्च है, बट इंडस्ट्री अलग काम करती है। तो अब उस दिशा में प्रयास चल रहा है कि हम रिसर्च, एकेडमिया, इंडस्ट्री और साथ में गवर्नमेंट का सपोर्ट, राइट पॉलिसी इकोसिस्टम देने के लिए। तो ये जब तीनों चीजें एक साथ आ जाएंगी, तब हम जो अपनी क्षमता है उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे एक्चुअल यथार्थ में, और वही हमारे देश को आगे बढ़ाने में कामयाब कर पाएगी। बिल्कुल। और इसी के साथ आप दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी। अभिषेक सिंह जी आपका, शीलकांत शर्मा जी आपका, हमें वक्त देने के लिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो कोविड-19 के इस चुनौतीपूर्ण समय में भारत में रिकॉर्ड निवेश हुआ और इस निवेश का ज्यादातर हिस्सा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आया, क्योंकि ये जाहिर है कि दुनिया हमें एक भरोसेमंद और उभरते हुए भागीदार के तौर पर देख रही है। हमारे पास सबसे अच्छे दिमाग के साथ साथ सबसे बड़ा बाजार भी है। हमारे स्थानीय तकनीकी समाधानों में वैश्विक स्तर पर जाने की क्षमता है। हर क्षेत्र की तरह इस क्षेत्र में भी, इस सेक्टर में भी अपनी कुछ चुनौतियां और कुछ कमजोरियां हैं, जिन पर ध्यान देकर भारत इस क्षेत्र में दुनिया के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसी के साथ आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। अपनी राय और सुझाव साझा कर सकते हैं। नमस्कार।